अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अदल कब सुरखरू होगा सेमिनार से खिताब किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उन्होंने साफ अल्फाज में जो मैसेज था हुकूमत तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि किसी का हक नहीं है कि एतराज़ उठाए कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ठीक है या नहीं है। आइनी फ़ैसला है और आइनी फ़ैसलों पर अमल दरामद को मैं यकीनी बनाऊँगा। मुजम्मिल साहब, क्लियर अल्फाज में जस्टिस मंसूर अली शाह दबंग अंदाज में हुकूमत को पैगाम दे दिया। जो कहना चाह रहे थे कह गए। मखसूस नशिस्तों का मामला है, अमल दरामद तो होगा, हुकूमत कुछ करे। देखें, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि एग्जीक्यूटिव का अख्तियार नहीं है कि वो फैसले पर अमल दरामद करे या ना करे। एग्जीक्यूटिव को ये है कि उसने अब एग्जीक्यूटिव में हुकूमत है, अफसरान है, लेकिन यहाँ मामला एग्जीक्यूटिव का तो नहीं है, यहाँ तो मामला पार्लिमान का है। तो पार्लिमान को उन्होंने आज बिल्कुल डिस्कस नहीं किया मेरे ख्याल में, और उन्होंने आज एग्जीक्यूटिव की बात की है कि एग्जीक्यूटिव को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है। अब बहुत सारे लोगों की इसमें ये भी राय है कि एक आधी जजमेंट ऐसी भी है कि गैर आइनी फैसलों पर अमल नहीं करना चाहिए। अब ये कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी है या गैर आइनी है? इस फैसले के बारे में उन्होंने कहा है कि ये आइनी फैसला है और इस पर अमल दरामद ना होना गैर आइनी होगा। उन्होंने कहा क्लियर कर लें, ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। तो क्या है वो तो सुनवा दें जी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या है, सबसे पहले मैं आपको सुनवाती हूँ और हुकूमत के लिए ये साफ अल्फाज में मैसेज है, पहले सुनिए फिर इस पर तबसरा। बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन में, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है। एग्जीक्यूटिव के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि फैसले पर एतराज उठाए। एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस हद तक जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुत्तफिक हूँ कि एग्जीक्यूटिव के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि फैसला ठीक है या गलत है, नहीं, फैसले पर तबसरा हमारा हक है। एक दफ़ा फैसला आ जाएगा, हम उस पर तबसरा कर सकते हैं, ये भी मुसलमा हकीकत है। हम ओपिनियन दे सकते हैं, कानूनी माहिरीन उस पर ओपिनियन दे सकते हैं, उस पर जर्नलिस्ट ओपिनियन देते हैं, आम आदमी ओपिनियन दे सकता है, पार्लियामान में उस पर ओपिनियन आ जाता है, आइन बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस उस पर ओपिनियन दे सकते हैं। तो फैसला जब पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो फिर उस पर बात हो सकती है। फैसले पर उसके फाइज ईसा बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये भी कह रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? रिलेट कर, जब मुझे ये कहना पड़ जाए कि फलां मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसका मतलब कोई दोस्ती में इबाम था, जस्टिफिकेशन पैदा हो गया था कि आप और मंसूर अली शाह और काजी फायज ईसा आजकल अच्छे दोस्त। इख्तलाफ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो प्रोसीडिंग सामने आ रही थी उनमें इख्तलाफ सामने आ रहा था। लोग कह रहे थे कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह मिलकर बेंच बना रहे हैं और काजी साहब बतौर चीफ जस्टिस इतने इफेक्टिव नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में, ऑन एयर था। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो प्रोसीडिंग्स आ रही थी उनसे साफ नजर आ रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो उसके में साइडलाइन हो गए हैं और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह मिलकर बेंचेस बना रहे हैं और काई साहब की राय उसमें अहमियत डिसेंट नोट भी सामने आए। तो ये कहना पड़ जाए तो ये जरा मुश्किल बात है। और भी कुछ कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, पहले आपको वो सुनवाते हैं फिर उस पर भी तबसरा। याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ये ऑब्लिगेशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर
इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले। सर, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट कि आइन को रीराइट किया है, उन्होंने आइन को ही सामने रख के क्लियर किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू फॉलो। वो कह रहे हैं कोई कर्टसी नहीं है कि आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि हमारे फैसले। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया। वो हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो एग्जेक्टिव ने नहीं उसको रोका था, उसको पार्लिमान ने रोका था। मतलब हुकूमत ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के लिए पैसे अप्रूव करके फंड्स का मसला था, फिनांस बिल पार्लिमान में भेजा, पार्लिमान से फिनांस बिल रिजेक्ट हुआ, वज़ीर आज़म ने दोबारा एतमाद का वोट लिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि एग्जेक्टिव नहीं रोक सकती थी तब भी। आज भी वो अपने जिस जजमेंट की तरफ मखसूस नशिस्तों वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। मैं मंसूर अली शाह साहब से मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत उसको नहीं रोक सकती, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। रोकेगी तो पार्लियामेंट रोकेगी। देखिए, वो पार्लियामान के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बात नहीं की। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाह रहे हैं तो बना लें, फिर उस पर भी बात होगी, और अगर अमल दरामद नहीं करेंगे ना तो उसके नताइज होंगे। ये जजेस ही नहीं है जिनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा, अब जजेस भी बहुत सीरियस हो गए। हाँ, कल बिलावल साहब ने भी तकरीर की है, आज मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया है उसका, और वो कमिंग चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त आप समझें कि 25 अक्टूबर को बनना है, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अब तक। आ जाएगा और है आ जाएगा वो। देखिए, अभी तक तो नहीं आया है जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पिछले जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और जो गुफ्तगू चल रही थी, आज जस्टिस आप कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अदल कब सुरखरू होगा के सेमिनार से उसका जवाब दिया है। कहा है कि अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद कराऊंगा। सर, छोटी नहीं है स्टेटमेंट, है छोटी स्टेटमेंट नहीं कराएंगे ना जी, अभी तक तो नहीं हुआ है। और अब उनके जजमेंट के रास्ते में पार्लियामान मौजूद है। आप मेरी बात समझें, उन्होंने जो भी लड़ाई लड़नी है मेरे हिसाब से वो एग्जेक्टिव से तो नहीं लड़नी, वो तो पार्लियामान से लड़नी है। एग्जेक्टिव तो उनके आगे हुक्मदुल्ली का सोच भी नहीं सकती। हुक्मदुल्ली का सोच तो पार्लियामान ही सकती है। कि वजीर आजम की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा दे सकता है और घर भेज सकता है, एक फैसले से घर भेज सकता है। तो हुकूमत तो सोच भी नहीं सकती। और मंसूर अली शाह साहब जो कह रहे थे वो आज हुकूमत को कह रहे थे। लेकिन सवाल वह है कि वो इस अहम नुक्ते पे आज उन्होंने बात नहीं की कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट पे पार्लियामान कोई कानून साजी कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की उस कानून साजी को मानेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। देखें, मैं एक मिसाल देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन वगैरह को ताहयात नाअहल किया। पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी कर दी कि नाअहल सिर्फ 5 साल के लिए हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ख़त्म हो गई जी। और कानून चल गया पार्लियामान का। अब राय ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट जो है वो पार्लियामान की कानून साजी से बदली जा सकती है। अब मंसूर अली शाह साहब ने आज जितनी भी गुफ्तगू की है वो एग्जेक्टिव के बारे में की है कि एग्जेक्टिव उनकी हुक्मदुल्ली नहीं कर सकती। इस हद तक तो मैं और मंसूर अली शाह साहब के साथ हूँ कि एग्जेक्टिव कर भी नहीं सकती, एग्जेक्टिव को करनी भी नहीं चाहिए। सवाल तो पार्लियामान का है जिसकी जानिब वो नहीं आए आज, जिसकी जानिब। देखिए, इस वक्त सवाल कोई हुकूमत और की महाजराई बहुत आगे तक जा रही है। महाजराई हुकूमत और अदलिया के दरमियान नहीं है। महाजराई पार्लियामान, जिस तरह जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा इदारा, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। इसी तरह फिर हुकूमत भी पार्लियामान के पीछे छुप गई है। वो कहते हैं पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई है। तो आप समझिए ना कि फैसला है और पार्लियामान का मुत्तफिका फैसला ना भी हो, अक्सरियती फैसला भी हो, जैसे जजेस का अक्सरियती फैसला चलता है। मतलब अब जजेस का कोई मुत्तफिका फैसला थोड़ी चलता है। हम सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ी है कि मुत्तफिका फैसला चलेगा, इख्तलाफी नोट आ जाते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट का भी अक्सरियती फैसला
फैसला चलना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला चलता है, पार्लियामेंट की अक्सरियत जो कहेगी वो कानून बन जाएगा। शगुगो शबाब जितने थे इस फैसले को लेकर कि किसी न किसी तरीके से मेरा ख्याल है काफी दिन से आपको नहीं लगता कि वो क्लियर हो गई है सिचुएशन? गुस्सा था वो आज निकाला है उन्होंने, बड़े तहम्मुल से और बड़े उससे उन्होंने अपनी उस गुस्से का इजहार किया है कि मैं काफी दिन से ये सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। इंसाफ टॉफी की तरह दे दिया, टॉफी की तरह, और जो सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें और पार्लियामान में तकरीरें और जीत। अच्छा, लेकिन एक और बात है, उन्होंने अभी तक तफसीली फैसला नहीं दिया, तकरीर करती है। आप मेरी बात सुने, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि शाह साहब को अपना तफसीली फैसला जारी कर देना चाहिए तकरीर करने से पहले। क्या रीजन हो सकती है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे फैसले पर अमल करें, लेकिन फैसला जारी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मेरा जो छोटा सा फैसला है ना, तफसीली फैसला नहीं दूंगा। मतलब आप मेरी बात सुनिए, अब उन्होंने 2 सितंबर तक चैम्बर वर्क मांगा है, फिर उसके बाद उन्होंने छुट्टियों पर भी चले जाएंगे। छुट्टियों, देखिए अब सवाल ये है कि मुझे तो जजेस की छुट्टियों पर भी बहुत इतराज है। हाँ जी, कि ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में चले जाते हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम भी जा चुकी हैं। आलिया नीलम जजेस, आप पेंडिंग केसेस की तादाद देखें। हाँ। ये जजेस को दिन रात काम करना है या गर्मियों की छुट्टियां करनी है? और पाकिस्तान के हालात देखें और इनकी छुट्टियों के ट्रेंड देखें जी। तो फिर हम कहेंगे जी अदलिया का इतना नंबर है, 145वां नंबर है, तो फिर आप कहेंगे जी तौहीन अदालत हो जाती है, तौहीन अदालत हो जाती है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ सियासी फैसले करना नहीं है। मेरे और आपके मुकदमात का फैसला करना भी तो सुप्रीम कोर्ट का। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते फैसलों में अदलिया के आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में सियासी फैसलों पर फिर सियासत होती है, और जो जुडिशरी के पॉलिटिकल डिसीजन है ना, वो फिर पॉलिटिकल एरिना में आके देखिए ना। मैं जब पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी होगा तो क्या होगा? एक आईनी बहरान होगा। अदलिया के पास पार्लियामान को घर भेजने का अख्तियार तो नहीं है। अदलिया अगर कोई पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ कानून साजी करती है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को मनसूख करता है, पार्लियामान दोबारा कानून बात करती है, वो दोबारा मनसूख करते हैं, वो दोबारा बात करती है। ये जो कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेलना है पार्लियामान वर्सेस अदलिया, ये कोई ठीक गेम तो नहीं है। ना इसमें अदलिया जीत सकते हैं, ना पार्लियामान जीत सकते हैं। भी सेट नहीं हो रहा, तो क्या नून लीग ये बोझ उठा सकती है अब दोबारा से अदलिया के साथ एक और महाजर आई? मुझे नहीं पता, अभी तो अकेली थोड़ी है। अभी तो आप बिलावल साहब की तकरीर भी सुन लें, आप मुस्तफ़ा कमाल की तकरीर सुन लें, आप और फैसल वाडा की तकरीर सुन लें। एक आध सब जमातें बात कर रही हैं अदर देन पीटीआई। एक ही जमात को इस वक्त अदलिया ठीक लग रही है, बाकी सब तो अदलिया से नाराज हैं इस वक्त उसके रवैये से। बाकी सब लोग तो आपको नहीं लगता कि एक साइड पर हो जाएंगे, लेकिन आगे जो खड़ी होगी वो नून लीग होगी और उसको इसका खुबियाजा भी भुगतना पड़ेगा? मुझे लगता है बिलावल ज्यादा खड़ी है। कल वो टॉफियों वाली बात कर रहे थे कि आपने टॉफी जो जिस पे आज मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि आपने फैसले पे अमल करना है, उस पर कल बिलावल ही तकरीर के पास कोई और चॉइस नहीं है। ये बात बिलावल को बता रहे थे। बिलावल को चले ठीक है, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे तलबा तंजीमों के एहतजाज के साथ। इमरान खान की रिहाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है तलबा तंजीमों की जानिब से, और अगर खान को रिहा नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा, इस पर बात। और इसके साथ ही साथ बात यह होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस उनको बना दिया गया है जो अपने ओहदे से यूँ समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से आलिया नीलम की नामजदगी की थी, अब उनकी नामजदगी पर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं कि सीनियरिटी लिस्ट में इनका तीसरा नाम, लेकिन उनको क्यों कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले मुज़म्मिल साहब, तलबा तंजीमों का बड़ा मसला, क्रैकडाउन भी उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। ये तो नहीं होने देगी हुकूमत कि रिहाई से पहले और रिहाई के बाद किसी न किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। तलबा तंजीमों के खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, कैसे मुमकिन हो पाएगा एहतजाज? तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में ना तलबा तंजीमों की वो ताकत नहीं रही। हाँ, क्योंकि हमने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी, तालीमी इदारों में तलबा तंजीमें ख़त्म कर दी और उन पर बैन लगा दिया। अब तहरीक इंसाफ को तलबा तंजीमें एकदम क्यों याद आई हैं? क्योंकि बांग्लादेश में तलबा तहरीक चली है। हाँ, तो उनका ख्याल है कि हो हम तो भूल ही गए थे कि तलबा के जरिए भी इनकलाब आ सकता है। हम ऐसे ही 2 साल से सियासी कारकुनों की मिन्नतें कर रहे हैं और उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो तलबा को लाना चाहिए था। अगर ये कल होती तो 9 मई को तलबा निकाल लेते या उससे पहले निकाल लेते। तहरीक इंसाफ की सियासत में हमने कभी भी तलबा का फोकस नौजवानों का देखा है, तलबा पे फोकस नहीं देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो तलबा अब जब ढाका में या बांग्लादेश में
तलबा निकले हैं और उन्होंने हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया है और वहाँ पर एक किस्म का पूरी रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो जो पूरा शेख हसीना वाजिद और उनकी पूरी पार्टी को वाइप ऑफ किया है वो तलबा तहरीक ने किया है। तो जिस दिन से बांग्लादेश में तलबा तहरीक की कामयाबी हुई है हमारी तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी तलबा याद आ गए हैं और उन्होंने भी अपनी कहीं से ISF निकाली है, वरना जिसका हमने नाम अभी तक कभी सुना नहीं था, बिल्कुल डंप कर दी गई थी इक़्तिदार में आने के बाद। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और ये पाकिस्तान स्टूडेंट बॉडी और ये वो अपने तौर पर एक्टिव थी। अच्छा, पता नहीं कहाँ एक्टिव थी, मुझे तो नज़र नहीं आई कहीं हुकूमत के, मतलब जब 4 साल 5 साल हुकूमत रही मुझे कभी KP में ISF का कोई नज़र नहीं आई। क्या आपने KP में क्या तलबा तंजीमें बहाल कर दी हुई हैं? वहाँ तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों के दरमियान इंतखाबात हो रही हैं। KP में तलबा तंजीमें बहाल है। पंजाब में जब PTI का दौर था आपने तलबा तंजीमें बहाल कर दी थी। यहाँ पे तलबा तंजीमों को काम करने की इजाज़त थी। तो जब आप खुद ही तलबा तंजीमों को क्रश करते रहे हैं तो आज तलबा तंजीमों के जरिए तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने अपने इक़्तिदार में तो पनपने नहीं दिया। बांग्लादेश में तो तलबा तंजीमें या यूनियंस मौजूद हैं, स्टूडेंट यूनियंस मौजूद हैं, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट्स विंग्स हैं। हमारे यहाँ तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने स्टूडेंट विंग खत्म कर दिए हुए हैं जी। मतलब PMLN ने MSF खत्म कर दी हुई है, पीपल्स पार्टी की PSF भी नजर नहीं आती है। जमात इस्लामी की इस्लामी जमीयत तलबा भी बहुत पीछे चली गई है, एक दौर में बहुत आगे होती थी और उसका नाज़्म आला तो मुल्क की सियासत। आपकी बात दुरुस्त है कि वो बाकायदा तौर पर इन तलबा तंजीमों को क्रैश करने के हवाले से एक बाकायदा मुसलसल रियासत की पॉलिसी रही पिछले 20-25 साल से तलबा तंजीमों को, और फिर PTI ने अपने दौर में इस पॉलिसी को जारी रखा। अब चूंकि ढाका को देखकर वो कहते हैं किसी का मुंह लाल हो तो अपना चपेड़े मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ तलबा तंजीमें स्टूडेंट यूनियन मौजूद थी, उनका एक रोल मौजूद था, वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर ली। ये यहाँ पे खतरे की घंटी नहीं है तलबा तंजीमें पाकिस्तान की, खतरे की घंटी नहीं है? नहीं। अच्छा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर इनकी एक के बाद एक तवातर से आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि कोई 100-200 मॉब? मुझे मैं आपको बताता हूँ, लाहौर यूनिवर्सिटियों का शहर है, कराची यूनिवर्सिटियों का शहर है। आप बताएं लाहौर में 20,000 स्टूडेंट निकल सकता है? अब स्टूडेंट्स में वो बात नहीं रही, अब स्टूडेंट्स में वो बात नहीं रही। अब स्टूडेंट में वो बात नहीं रही कि वो एक दौर में जब मैं स्टूडेंट था तो जब स्टूडेंट यूनियन का जुलूस निकलता था तो हजारों स्टूडेंट्स होते थे और नजर आता था, यूनिटी नजर आती थी, नजर आती थी। इंटरेस्ट ही नहीं बच्चों का, अब बच्चों का पढ़ाई में मेरे ख्याल में ये जो 13 अगस्त को स्टूडेंट्स के जरिए इनकलाब लाने की अब PTI को सूझी है ना, कि मतलब वो बाकी सब तो नाकामी हो गई है, अब उनका पॉलिटिकल कारकुन निकलता नहीं है, लीडरशिप भी नहीं निकलती है, मफरूर है, तो उन्होंने कहा ओ हो हमें तो ढाका मॉडल पे चले जाना चाहिए। वहाँ पर चूंकि स्टूडेंट्स ने किया है तो यहाँ भी स्टूडेंट्स कर लें। अच्छा, तो हम ये देख रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का अगर मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो ये तहरीक इंसाफ का इन स्टूडेंट्स के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो? ये स्टूडेंट्स की वॉलंटरीली कोशिश है जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही है कि हम लोग इस तरह एहतजाज करेंगे अगर खान की रिहाई नहीं होती। ये खान PTI के स्टूडेंट्स है ना, PTI का भी एहतजाज सामने आया, वो भी कह रहे हैं कि रिहाई से पहले जब तक नहीं अगर हो जाती, उन्होंने भी ऐलान किया, अलियमीन गंडापुर ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। आप बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज हो रहा है? नहीं, लाहौर में नहीं हो रहा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ये सेंटर थे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के, पंजाब यहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप निकली है, ठीक है ना। तो अब तो किसी को पता ही नहीं कौन स्टूडेंट यूनियन है, कौन लीडर है। पाके जो स्टूडेंट लीडर होता था वो नेशनल पॉलिटिक्स में उसका एक वेट होता था, वो वजन था, जमीयत के नाज़्म आला का वजन होता था, MSF के चेयरमैन का वजन होता था, PSF का होता था। अब कोई जानता ही नहीं कि इनके कौन है। तो मेरे ख्याल में एक और मेरा मतलब है कि ये PTI ने अपने तमाम ऑप्शन यूज करने के बाद अब स्टूडेंट्स पे आ गई है बात। 30 अगस्त का अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम 30 अगस्त का है। मेरे नहीं ख्याल में इसमें, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कोई तालीमी इदारों में कोई मुहिम नजर नहीं आई। एक तो छुट्टियां हैं,
जी, दिस इज नॉट द राइट सीजन। सितंबर आफ्टर में 15th of August स्कूल्स यूनिवर्सिटीज स्कूल खुलेंगे, फिर यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, फिर दाखिले शुरू हो जाने हैं, चैम्बर। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई 13 अगस्त वाले दिन को स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में निकल सकते हैं। अभी तो पहला टेस्ट 13 अगस्त का है। इनकलाब नहीं आ सकता पाकिस्तान में। पता नहीं आप किसको इनकलाब History कहती नहीं हैं। मेरे ख्याल में फसाद नहीं आ सकता। वो तो करने आप मेरा मतलब फसाद आप तो जिसको मेरा मतलब फसाद नहीं हो सर, सकता। फसाद तो हुआ ना 9 मई, जिसको नून लीग कहती है कि नहीं, फसाद नहीं, था, एक और फितना था, कोशिश भी तो नहीं हो इंतशार सकती था। ना। अगर आप 13 अगस्त को भी फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं तलबा के सिर पे, तो नहीं हो सकता। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं वैसे तलबा को भी बावर कराना चाहता हूँ। देखें, आप अगर किसी स्टूडेंट पे FIR होगी, उसको कल को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकेगा, उसको नौकरी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, आप मेरी बात समझे? अवेयर कर रहे हैं। अब मैं अवेयर कर रहा हूँ। अभी बहुत नौकरियां पड़ी हैं स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, अभी बहुत अच्छे हालात चल रहे जिसने हैं। भी डिग्री करनी है वो नौकरी के लिए ही डिग्री कर रहा है ना। ये मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ रहे बाहर हैं। जाने की बातें कर रहे हैं सब सर, स्टूडेंट्स, बाहर जाने के लिए भी, अब वीजे के लिए भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब अच्छा, वो भी नहीं एम्बेसियां भी मिलेगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती हैं। अगर आपके ऊपर FIRs हो तो फिर आपका वीज़ा भी मुश्किल हो जाता है, आपकी नौकरी भी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा तो स्टूडेंट्स को यही है कि अपना ज़रा कैरियर देख के ही ये जमातों के पीछे लगिएगा। इन जमातों ने कुछ नहीं देना, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो कानून पढ़ लें कि अगर FIR होगी तो फिर नौकरी नहीं होगी। वो अगर बाहर भी जाना चाहते हैं तो वो ये देख लें कि एम्बेसीज भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती हैं। वहाँ जाके लीगल होने के लिए भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान का चाहिए होता है। तो आपका पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। मेरा मशवरा तो ये है। ठीक हो गया। कानून से आगे बढ़ते हैं अदालतों की तरफ और रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब को लगा दिया गया है। सीनियरिटी लिस्ट में पहले ही हमने देखा कि किस तरह से बाईपास किया गया था 2 नामों को, और उसके बाद आलिया नीलम साहिबा थी। अब वो छुट्टी पर हैं और उनके बाद अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आबिद अजीज़ शेख साहब, उनका नाम सामने आया है। अच्छा, क्या हो रहा है काजी साहब के दौरे हुकूमत में, क्या हो रहा है? नहीं, इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है। काजी साहब के दौरे, काजी साहब नहीं, काजी साहब के भी दौरे हुकूमत में आप कह लें मंसूर अली शाह के दौरे हुकूमत में, क्योंकि वो डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त। मान गए? ये आलिया मान नीलम डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त वो, क्योंकि जो आलिया नीलम साहबा का नाम तो मंसूर अली शाह साहब ने दिया, और सीनियरिटी को वायलेट करने के सबसे बड़े हामी कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। अच्छा। कि सीनियर मोस्ट को नहीं बनाना चाहिए। और अब आप देखें, उन्होंने आबिद अजीज शेख साहब जो 4थे नंबर पे हैं जी, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया, और उनसे हलफ किसने लिया है? 4थे नंबर जो 10वें नंबर पे हैं, शाहिद करीम साहब, जो 10वें नंबर पे ये हैं। वैसे ट्रेंड अच्छा सेट हो रहा है या नहीं? ये देखिए, मैं अजीब बात है। अब आबिद अजीज शेख साहब के बाद थे सदाकत अली खान साहब, वो उनसे हलफ ले सकते थे। उनसे नीचे शम्स मिर्ज़ा साहब थे। वैसे तो शुजात अली खान साहब को हलफ ले लेना चाहिए था, बाकर नजफी साहब ले सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कोई भी आबिद अजीज शेख साहब से हलफ लेने को तैयार नहीं था। और आखिर में उन्हें शाहिद करीम साहब मिले जो 10वें नंबर पे हैं सीनियरिटी पे, और उन्होंने चीफ, ये भी कोई रिवायत नहीं है कि इतने जूनियर जज से आप चीफ जस्टिस का हलफ ले लें। ये भी कोई अजीब लाहौर हाई कोर्ट में, मेरा मतलब है कि अब मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आपने पहले सीनियरिटी का प्रिंसिपल ओवररूल पहले ही किया है। अब आप मजीद उसको रेडिक्यूल कर रहे हैं सीनियरिटी के प्रिंसिपल को। अब मैं हैरान हूँ कि शुजात अली खान साहब और अली बाकर नजफी साहब क्यों बैठे हैं अभी तक। मतलब वो दो बातें, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? देखिए, एक राय है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए बड़ा, और मैं भी इस बात के हक में था कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप सुपरसीड हो गए हैं, उनका कंसेंट भी था, उनका कंसेंट भी था जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से। अच्छा, तो या हो सकता है वो खुद मामला से दूर नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं बैठ के, वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, मैं और आप आज ये बात क्यों कर रहे हैं? अगर शुजात अली खान और बाकर नजफी ने रिजाइन कर दिया होता तो आलिया नीलम सीनियर मोस्ट होती हैं और आबिद अजीज शेख नंबर 2 होते, तो हम कहते हैं कि जी बड़ा सीनियरिटी का प्रिंसिपल चल रहा है। हाँ। वो दोनों बैठे हैं, तो जब भी कोई अमल होता है तो हम कहते हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी ओवर रूल हुआ है और जुडिशरी में फेवरेटिज्म हो रहा है, और हम आज बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, आप ठीक है, उनकी बेइज्जती हुई है, उनको रेडिक्यूल किया गया है, उनको प्रमोट नहीं किया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उन्हें रिटर्नेंट कर दिया, सब बातें।
लेकिन वो अपनी सीट पर बैठे हैं, रोज़ सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये देखें जुडिशरी में काम गलत हो रहा है। अगर वो इस्तीफ़ा दे के चले जाते तो मैं और आप क्या बात कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं बैठे, कि हम बैठे हैं, हमें नज़रअंदाज करके फेवरेटिज्म हो रहा है। अब कल को आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सीनियरिटी का प्रिंसिपल ख़त्म कर सकते हैं? अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के लिए कर सकते हैं, वो कहेंगे जी अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला है तो जी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियर मोस्ट नहीं बनना है, नहीं बनना है कानून से अल जिहाद। अगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी का रूल खत्म किया जा सकता है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी फिर अल जिहाद ट्रस्ट का भी कोई कानूनी रास्ता निकल आएगा, कोई कानून साजी हो जाएगी। अब तो ये बात बन गई है कि अदलिया के फैसलों को कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। आप चीफ जस्टिस बनाने के लिए कानून साजी कर दें कि जी उसके लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमीशन का मुश्तरका इजलास होगा, जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे जिसके हक में वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब जब आप लाहौर हाई कोर्ट में जूनियर को चीफ जस्टिस बना सकते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? अगर यहाँ 2 जज ओवर सुपरसीड हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज सुपरसीड क्यों नहीं हो सकते? ठीक, नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट अवाम के सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अवाम का सवाल रखेंगे मुज़म्मिल साहब के सामने, क्योंकि अवाम बहुत से सवाल इस टाइम दिमाग में लेकर फिर रहे हैं और उनके जवाबात उनको कहीं से नहीं मिलते। आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर है, उस पर अपनी वीडियो बनाइए जो सवाल आप पूछना चाहते हैं मुज़म्मिल साहब से, और वो सवाल रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए। हम अपने टीवी चैनल्स पर ज़रूर चलाएंगे। मुज़म्मिल साहब, पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। नाम राव मुदस्सिर आज़म है, मैं वकालत के शुबे से वाबस्ता हूँ। मेरा अदालत सहाफ़त के मुतालिक मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब से ये सवाल है कि जो पीका एक्ट पाकिस्तान में नाफिज हुआ है, इस कानून के नाफिज होने के बाद अदालत सहाफ़त कहाँ खड़ी है, और क्या जो मतलूबा मेयार आज़ादी सहाफ़त का यहाँ पर दरकार था पाकिस्तान के अंदर, क्या वो मौजूद है इस कानून के नाफिज होने के बाद? पीका एक्ट की बात कर रहे हैं अब तो, और भी हतक इज़्ज़त के देखिए, पीका हतक इज़्ज़त का भी कानून आया, पीका एक्ट का भी आया। एक तरफ आज़ादी सहाफ़त का मामला है, दूसरी तरफ फेक न्यूज़ का मामला है, ठीक है ना। तो हमें तो इसके दरमियान बैलेंस तलाश करना है कि आज़ादी सहाफ़त भी होनी चाहिए और फेक न्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून साजी भी होनी चाहिए और आज़ादी सहाफ़त भी मुकम्मल आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए। बात करने की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन झूठ कहने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में आप देखें बरतानिया में भी वो सोशल मीडिया के लिए स्पेशल लॉज लेके आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि फेक जो पोस्ट हैं उनके ऊपर वो टेररिज्म की दफात लगाने की बात कर रहे हैं। तो दुनिया भर में डिजिटल मीडिया के लिए कानून साजी जिस जिस मुल्क को जैसे ज़रूरत है वो की जाती है। पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। हमें पीका एक्ट नहीं मंजूर है ना हो, हमें पैमरा लॉज नहीं मंजूर है ना हो। पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को खुद कोई रेगुलेशन प्रपोज कर देना चाहिए कि हमें ये कबूल है, मतलब आप किसी न किसी कानून के दायरे में तो होंगे। शुतर बे मुहार सहाफ़त भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अगर हमें डेफेमेशन एक्ट भी नहीं मंजूर, हमें पीका एक्ट भी नहीं मंजूर, हमें पैमरा भी नहीं मंजूर, हमें और भी कुछ नहीं मंजूर, तो फिर कुछ तो हमें ऐसी कानून के दायरे में रखने के लिए बताना पड़ेगा और कि हम कानून के दायरे में कैसे आएंगे कि झूठी खबरें ना पहुंचे अवाम तक। हाँ, क्योंकि किसी भी मुल्क की सहाफ़त जो है वो कानून से मुबर्रा तो नहीं हो सकती। And it's fourth pillar। मतलब आप मेरी बात समझे, कानून के दायरे से बाहर कोई सहाफ़त नहीं हो सकती। जो लॉज ऑफ द लैंड है, अगले की आज़ादी है, मेरी आज़ादी है, अगले की आज़ादी है, मेरी साख है, अगले की साख है, मेरी इज्जत है, अगले की इज्जत है। तो इस सब के ऊपर ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान में इबाहम है, हमारे जर्नलिस्टों को बहुत सारे पीका एक्ट, ये डेफेमेशन नहीं मंजूर है, क्योंकि सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा अब मेनस्ट्रीम मीडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया के लिए डेफेमेशन का कानून मौजूद था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी कहीं ना कहीं पैमरा रेगुलेशन, सोशल मीडिया के लिए अभी कानून साजी पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। हो सकता भी नहीं, बिकॉज वो नहीं हो जाएगा। वास्ट फील्ड है। अब देखें ना, बरतानिया में ये इन राइट्स के बाद हो गया ना, जरूरत महसूस हो गई, जरूरत महसूस हो गई। पहले बरतानिया भी इसको जुर्म नहीं समझता था और आज़ादी इजहार समझता था कि कोई बात नहीं, लेकिन अब जब अपनी जान पे पड़ी है तो उन्होंने, मतलब कल को वो अल्ताफ हुसैन हमारे खिलाफ तकरीर करता था तो वो आज़ादी इजहार कहते थे। आज अपने मुल्क में हुआ है तो फिर टेररिज्म के कवानीन लाने लगे हैं इसके ऊपर। तो फिर जब अपने पाँव जलते हैं तो फिर सारे कानून बदल जाते हैं। हर मुल्क अपने हिसाब से अपने मुफाद में देखता चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं जी, सवाल एक और शहरी का, फिर उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साकिब रब्बानी है और मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है। मेरा सवाल मुज़म्मिल सरवर्दी साहब से ये है कि आजकल के जो मीडिया पर्सनस और सहाफ़त से जुड़े हुए हजरात वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी न किसी सियासी जमात को खुलेआम सपोर्ट कर रही हैं। क्या इससे मुस्तकबिल में आज़ादी सहाफ़त ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही और जो अवाम का सहाफ़त पर एतमाद है वो भी खतरे में नजर नहीं आ रहा? सर पॉइंट तो वैलिड है, क्योंकि सहाफ़ी भी अब नून लीग वाला, पीटीआई वाला, पीपल्स पार्टी का तो खैर है ही कोई नहीं, बहुत है उनके। अच्छा, लेकिन उस तरह से पॉपुलर नहीं है ना। बहुत है, नहीं ऐसी बात तो ये तो वाकई सहाफ़त हमें पंजाब में बैठ के नजर नहीं ना आती वो सिर्फ सिंध में। तो आप मेरी बात समझे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो गैर जानिबदारी है उसका ख्याल नहीं कर रहा। बहुत खुलकर हो रहा है, खुलकर हो रहा है। मतलब बहुत सारे, इसीलिए कहा जाता है कि वो अब जर्नलिस्ट नहीं रहा, वो पार्टी का, वो सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, वो सहाफ़ती जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहा। ये साकिब का पॉइंट ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में ये जर्नलिस्टों को आपस में बैठ कर कोई कोड ऑफ कंडक्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से भी बनाना चाहिए कि मेरा मतलब है कि आप देखिए, खबर के ऊपर एडिटर है अखबार में, इवन हमारे ऊपर भी चेक्स मौजूद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चूंकि चेक्स मौजूद नहीं है तो वहाँ खुद चेक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसका पॉइंट ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक और शहरी, उसका सवाल लेते हैं सबसे पहले, फिर उस पर बात। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अलमारूफ सजूजी है। मेरा सवाल आपसे मुज़म्मिल सरवर्दी साहब कि जब आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ ही दबा दी जाएगी या दब जाएगी तो बाकी आवाम का क्या होगा? बाकी आवाम का क्या होगा जब आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ ही दबा दी जाएगी? अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबा दी जाएगी, हम साफ़ी समझते हैं आवाज़ उठाने वालों की आवाज़, हमारी आवाज़ दबा दी जाए। फिर पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो आवाम का सोचते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाए। तो अब ये सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं या सियासतदानों की बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन दोनों ही दबाव में है। सियासतदान भी दबाव में है और सहाफ़ी भी दबाव में है, और इस वक्त एक दबाव का माहौल ओवरऑल मौजूद है हर जगह, और आवाज़ उठाने की वो आज़ादी नहीं है जो होनी चाहिए। और जब आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाव में आ जाती है तो फिर आम आदमी भी दबाव में आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी आज़ादी और सहाफ़ती आज़ादियों की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। खान साहब को खिताब की इजाज़त ना दें, कहीं ना कहीं से उसका सवाल मुकाफ़ात अमल है। कल नवाज शरीफ का खिताब उन्होंने अपने दौर में बंद किया था और वो उसको डिफेंड करते थे कि मैं बड़ा शानदार काम कर रहा हूँ। सहाफ़ी तब भी जब गए अदालत में वो खिताब खुलवाने तो खान साहब ने उन तमाम सहाफ़ियों को लिफाफा और ये सब कुछ करना कहना शुरू कर दिया। आप ये नहीं सोचते कि जो आप खुद कुएं में भी गिर जाएंगे जो आपने किसी के लिए खींचा है, ये रवायत बंद करनी होगी, लेकिन शुरू खान साहब ने की थी। आपने जो सवाल करने। एक और सवाल। मेरा नाम बाकिर मेहदी है, मैं बीएनयू में पढ़ता हूँ। मेरा सर मुज़म्मिल से सवाल है कि मीडिया की आज़ादी और हुकूमती पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले मीडिया का काम है हुकूमत पर तनकीद करना। मीडिया का हुकूमत हुकूमत की मदद सराही करना तो नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझें, हुकूमत अच्छा काम कर रही है ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। हुकूमत गलत काम कर रही है वो निशानदेही करना हमारा सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। तो अगर तो हुकूमत गलत काम करे तो हमारी निशानदेही हमारा काम है और हमें वो काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अब इसमें तवाज़ुन कैसे कायम करना है, इसका कोई तवाज़ुन नहीं हो सकता। क्योंकि सब अच्छा है कि रिपोर्ट तो हमें गलत खबर देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन तनकीद करने की और हुकूमत की गलतियों की निशानदेही की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और होनी चाहिए। ठीक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। मेरा सर मुज़म्मिल से ये सवाल है कि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है इसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? सर इकदाम तो गवर्नमेंट को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम हुकूमत उनके पास है, इक़्तिदार उनके पास है, और एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक साहब भी कल कुछ इसी किस्म की निशानदेही कर रहे थे। क्या करें, वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन कहती है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं, हम तो पिंडी वालों से बात करेंगे। वो अपना नुमाइंदा सामने रखें, पिंडी वाले रखें, पिंडी वाले नुमाइंदा रखते हैं, उस पर भी एतराज उठा रहे हैं। देखो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हुकूमत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे हमारे साथ बात करने के लिए। हुकूमत तो कल मुकर्रर कर दे नुमाइंदा बातचीत करने के लिए। अगर ये शर्त भी रखी जाए कि बातचीत करने के लिए हुकूमती नुमाइंदा अडियाला जाए तो मेरे ख्याल में अडियाला भी चला जाए कि खान साहब के पास कि जी मुझे बात करने का इख्तियार है, मैं आपसे बात करने आया हूँ। लेकिन बात तो वो हुकूमत से करना ही नहीं चाहते, सियासी जमातों से। वो एक नहीं, वो सारी सियासी जमातों को कहते हैं हम आपसे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हुकूमत में जरूर हैं लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है।
आप उनकी देखें, आप किसी को नेगेट ना करें पॉलिटिकली। काम छोटी या बड़ी की बात तो हो सकती है, आप कह सकते हैं मैं बड़ी सियासी जमात हूँ, वो छोटी सियासी जमात है, सियासी जमात तो है। तो आप जब सियासी जमातें बाहमी तौर पर गुफ्तगू के रास्ते बंद करेंगी तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के थ्रू जाएं और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट तक अपना पैगाम पहुंचाएं। खान साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम पहुंचाना ही नहीं चाहिए, ये रवायती गलत है। आपको सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए। ये आप लोगों के अंदर गलत रवायत डाल दी उन्होंने कि जी मैंने पिंडी से बात करनी है, उन्हें कहना चाहिए मैंने पिंडी से बिल्कुल बात नहीं करनी है। कल तक तो वो कह रहे थे न्यूट्रल जानवर है, आज कह रहे हैं पिंडी न्यूट्रल हो जाए। चलें बदल दिया, अब वो रोज कहते हैं पिंडी जानवर हो जाए। मईशत का हाल देख के उन्होंने कहा कि मैं अपना इरादा बदल लेता हूँ। चलें ठीक है, कंटिन्यू ज़रूर करेंगे अगले हफ्ते, लेकिन मुझे सना कहवान को और मुज़म्मिल सरवरदी साहब को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।